हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास अपनी इकोनॉमिक्स की शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये हम कवर कर चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको सिखाया था एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस जो अपना नेट एक्सपोर्ट्स आता है उसको भी हम डिमांड में काउंट करेंगे। ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी का केस था, ये मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई के बारे में सीखेंगे आज। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूसर प्लान करता है कि इतनी प्रोडक्शन वो करेगा, वही उसकी एग्रीगेट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और उसी जितनी प्रोडक्शन करेगा उतनी ही वो सपोज करेगा कि सप्लाई कर देगा मार्केट में, तो वही उसकी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर आपको पता है कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इट इम्प्लाइज दैट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में, वो क्या किस चीज़ का कंसेप्ट आ जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई का आएगा। वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाई वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मेथड सीखा था हमने, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में। वैल्यू एडिशन ही हर बार क्या होता था कि हमने फार्मर से क्या ले लिया, बीट ले लिया, बीट को फिर फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो जो वैल्यू एडिशन आया, मैंने ये बताया था वैल्यू एडिशन का लास्ट में टोटल किस चीज़ का होता है? टोटल वैल्यू एडिशन का वो इसके इक्वल होता है, डिमांड के इक्वल होता है। ठीक है, सप्लाई के इक्वल होता है मार्केट में। तो वैल्यू एडिशन इम्प्लाई इनकम जनरेशन। जितनी वैल्यू एडिशन होगी उतनी ही अपनी मार्केट में इनकम जनरेट होगी, किसकी? सप्लाई की। ठीक है, आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल्स अस दैट वैल्यू एडिशन एंड इनकम जनरेशन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। बता दिया, वैल्यू एडिशन जितना भी होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी। क्लियर है? तो जो मार्जिन आता था वो एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखना, वैल्यू एडिशन जो सिखाया था उसमें जितना मार्जिन वैल्यू एडिशन का होता था उतनी ही हर स्टेज पे इनकम जनरेट होती जाएगी, किसकी? जितनी मार्केट में सप्लायर्स हैं उनकी। Accordingly, aggregate supply implies that flow of income. That is why in an economy during an accounting year. तो aggregate supply की definition क्या हो जाएगी? Flow of income in the economy during an accounting year. Aggregate supply and Y therefore can be treated as identical to each other. तो जितनी इनकम होगी उतनी ही सप्लाई होगी, तो दोनों इक्वल रहेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू अपनी Y। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन जितना होगा वो किसके इक्वल होगा? इनकम जनरेशन के। तो एट द एंड अपना क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बाई के इक्वल आ जाएगी इनकम जनरेशन के। एज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाई द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो दोनों आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ए एस एंड वाई देयरफॉर मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्लियर? It needs emphasizes that in the context of macroeconomics equilibrium, AS refers only to planned production. तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो प्लान्ड प्रोडक्शन से ही कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अनप्लान्ड प्रोडक्शन उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें प्लान करके मार्केट में इतनी डिमांड होगी उसी हिसाब से हम उतनी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और उतनी आइटम्स को मार्केट में सेल कर देंगे। AS refers only to planned production or desired production during an accounting year. It does not refers to actual output. ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। डिजायर्ड प्रोडक्शन इज व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो डिजायर्ड प्रोडक्शन क्या हो गया? जो प्रोड्यूसर चाहता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, जितना उसको लगता है कि वो सप्लाई कर देगा वही इस केस में काउंट होगा। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में एक टेबल होती है जो सप्लाई शो करते हैं कि विद रिलेशन टू इनकम। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ का? इनकम पे। ठीक है, इनकम से। तो इनकम जीरो है तो दोनों मैंने बताया था दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो शेड्यूल जो है उसमें आपस में सारी चीज़ें इक्वल होंगी। जितनी इनकम होगी उतनी वैल्यू एडिशन, उतनी ही सप्लाई हो जाएगी। क्लियर? वैल्यू एडिशन और अपना इनकम जनरेशन दोनों आपस में इक्वल होती है, इसलिए y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। टेबल 2 shows perfect identity between aggregate supply and y. This is explained in terms of following observations. Identity between y and aggregate supply shows that
the producer in the economy are ready to supply or sell all that they wish to produce। तो इसमें क्या है, ये मान के चलेंगे जितना भी प्रोड्यूस करेगा कौन, एक सप्लायर, उतने का उतना वो क्या करेगा, एज इनकम ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। जितना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं सारा का सारा वो क्यों सेल करेंगे? ठीक है, वाई डू प्रोड्यूसर विश टू, क्यों चाहते हैं कि जितना वो प्रोड्यूस करे सारा सारा सेल करे? दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। अकॉर्डिंगली वेन एवर देयर इज राइज इन डिमांड, डिमांड में जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड टू इट बाय प्लानिंग एन इक्वल राइज इन द सप्लाई। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर है वो उतना ही सप्लाई में इंक्रीज कर देगा। क्लियर, समझ आई चीज़ें? सो दैट देयर एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड, उसकी एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि मार्केट में जितनी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को बढ़ा के अपनी डिमांड, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। क्लियर है, समझ आई? तो एक्सेस जो स्टॉक के रूप में हम बचा के रखते हैं वो चीज़ हम नहीं रखेंगे। नोट दैट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड leads to a constant price level in the economy, so that price has no role to play as a determinant of aggregate supply। तो प्राइस का कोई रोल नहीं होता किस चीज़ में, एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट में। क्लियर है, प्राइस का कोई रोल नहीं होगा। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू अपनी इनकम होगा, ये चीज़ याद रखना। वाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, हमें क्यों एज्यूम करके चलना है कि एक्सेस कैपेसिटी होगी? ठीक है, कि कैसे प्रोड्यूसर ज़्यादा बढ़ा सकता है और कैसे प्रोड्यूसर ज़्यादा कम कर सकता है, तो ये चीज़ हमें क्यों मान के चलनी है? दिस इन फैक्ट इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज प्रोपाइंड बाय केन्स। केन्स एक ऑथर था, उसने एजम्पशन ली थी, उन्हीं के थ्रू से ये एजम्पशन चलती हुई आ रही है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन हैं जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल से निकल के आई। ठीक है, केन्स ने कहा था, Keynes made this basic assumption because he was dealing with the economies facing severe unemployment in the wake of Great Depression in 1930। 1930s में क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई थी। उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि बहुत जो एक्सेस कैपेसिटी में हमने प्रोड्यूस करके रखा था वो वेस्ट हो गया था। सच इकोनॉमीज मस्ट हैव एक्सेस कैपेसिटी और अनयूटिलाइज कैपेसिटी बिकॉज ऑफ लैक इन डिमांड। तो डिमांड तो कम हो जाएगी मार्केट में, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो डिमांड नहीं होगी उस चीज़ की, डिमांड नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करके करेंगे क्या? तो एग्रीगेट सप्लाई हम उतनी ही एज्यूम करके चलेगा कोई भी प्रोड्यूसर जितनी उसकी इनकम होनी होगी। ठीक है, दस वी कैन आइडेंटिफाई एग्रीगेट सप्लाई विद वाई। तो रिलेशनशिप क्या हो गई, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इज इक्वल्स टू अपनी वाई। ठीक है, जितना इंक्रीज अपना एग्रीगेट सप्लाई में उतना इंक्रीज अपना एग्रीगेट इनकम में। क्लियर? तो ये जो बनेगा ये 45 डिग्री के एंगल में। एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें तो वो कुछ ऐसा बना हुआ था कि ये इंक्रीजिंग है, समझ लेना, और ये वाई 45 डिग्री एंगल में बढ़ रही है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करिए सब। ठीक है, पीछे से देख लेना, ये होता है अपना एग्रीगेट डिमांड। ये कैसे हुआ था कि इनिशियल स्टेज पे अगर हमारी इनकम जीरो भी है तब भी मार्केट में कुछ ना कुछ अपनी डिमांड तो होगी, कुछ ना कुछ तो हमारी एक बेसिक जो अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खाने पीने के होते हैं वो तो लगेंगे। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता था, इनकम अपनी लोअर देन एग्रीगेट डिमांड होती थी, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे टच करती हैं, तो वहाँ पे y शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड अबाउ देन इनकम जो है वो अपनी ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया, y शुड बी लेसर देन एडी एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे क्या होगा, y शुड ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। बट यहाँ पे हर सिचुएशन में अपनी जो सप्लाई है वो इक्वल्स टू इनकम रहेगी। ठीक है, The above diagram shows that aggregate supply and y are equal to each other. Therefore, aggregate supply is indicated by 45 degree line above the origin। तो 45 डिग्री लाइन जो वो शो करेगी अपनी एग्रीगेट सप्लाई। It must be noted that
This behavior of aggregate supply as 45 degree line from the origin is true only with respect to such economies where there is excess capacity, and aggregate supply can proportionally rise whenever there is rise in demand. तो डिमांड जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी, वो अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बेसिक एजम्पशन मान के चलनी है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।